Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल की, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। राउस एकेडमी लेकर आ रहा है एमपीपीएससी के लिए प्री कम मेंस कंप्लीट एमपीजीके की तैयारी के लिए एक विशेष कोर्स, जो कि 120 घंटे की क्लासेस हैं, जिसका पूरा का पूरा फोकस आपके मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश के भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति जैसे विषयों पर होगा और विशेष ध्यान दिया जाएगा उन विषयों पर जिनको अभी अभी सिलेबस में ऐड किया गया है। कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मौजूद है। ऑनलाइन के लिए आपको केवल और केवल मात्र 1999 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे। वही ऑफलाइन के लिए यू जस्ट हैव टू पे 2999, जिसमें आपको पूरे 120 घंटे से भी अधिक प्री एज वेल एज मेंस की क्लासेट फॉर एमपीजी के देखने के लिए मिलेगी। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये एक लिस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज केवल 4 ही आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारे डीएनआर के लिए इंपॉर्टेंट थे। चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इनकी जो यात्रा है, जो विजिट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लेकर 13 से 14 फरवरी को इसको यहाँ पर शेड्यूल कर दिया गया है। क्यों, किस कारण से ये यात्रा यहाँ पर की जा रही है? जैसा आप सभी को पता है, यूएई में सेकंड हिंदू टेम्पल यहाँ पर बनने वाला है, विच इज़ दी बोचना स्वामी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान, जिसके द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही ग्रैंड मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो 2015 से लेके, या अगर हम बात करें तो जो इंडिया और यूएई के रिलेशन है, ये अपने आप में उसमें एक बहुत बड़ा तमगा आपको देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं यूएई की, तो इंडिया और यूएई की रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ट्रैवल यहाँ पर होता है। इनफैक्ट ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ये उनकी 7वीं विजिट है। इससे अपने आप पता चलता है कि हाउ इंडिया एंड यूएई आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि ये जो मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये 27 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जा रहा है और इसे यूएई प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट को डोनेट किया गया था। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि ये यूएई में बनने वाला दूसरा सबसे हाईएस्ट मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी कोई एक, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूएई एक इस्लामिक नेशन है। ऐसे में हिंदू, जो वहाँ के हिंदू वासी हैं, जो हिंदू लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए यहाँ पर ये जो टेम्पल बनाया जा रहा है, ये आपस में दोनों कंट्रीज़ की एक रिलेशनशिप, एक बेहतरीन रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। देखिए, इंडिया और यूएई की स्टोरी की अगर हम बात करें तो केवल और केवल टेम्पल फेथ या फिर यहाँ तक ये सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया और यूएई की पार्टनरशिप आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बायलेटरल जो ट्रेड है, ये $85 बिलियन तक पहुंच गया है 2022-23 में। वहीं अगर हम बात करें तो यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है, साथ ही यूएई 4th लार्जेस्ट ओवरऑल इन्वेस्टर है इंडिया को लेकर। इसी के साथ इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की हम बात कर लें, जिसे 2022 में साइन किया गया था, जो कि ट्रेड सर्विसेज को $115 बिलियन पहुंचाने की बात कर रहा है 5 साल में, विच इज़ अगेन शोज वन ऑफ द कमिटमेंट कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक इंगेजमेंट को यहाँ पर बूस्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही यूएई बहुत ज़्यादा 4th लार्जेस्ट एफडीआई का इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया में आता है। अलॉन्ग विद दैट, इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखिए, रुपे कार्ड, इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पर यूएई में एक्सेप्ट कर लिया गया, विच अगेन शोज की हाउ बोथ कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग ईच अदर। रुपीज़ को यहाँ पर ट्रांजैक्शन के फॉर्म में यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट्स पे एक्सेप्ट किया जाने लगा है। साथ ही अगर हम देखेंगे, रुपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर 2023 में स्टार्ट हो गया है। अलॉन्ग विद दैट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यहाँ रुपी पेमेंट के फॉर्म में क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है, विच मीन्स नाउ वी आर नॉट पेइंग दैम इन अ डॉलर, रादर हम केवल और केवल इंडियन रुपीज़ में इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा साइन है। इसी के साथ आपको पता होगा, इंडिया और यूएई ने मिलकर COP28 क्लाइमेट समिट में यहाँ पर लॉन्च किया था ग्लोबल ग्रीन कार्ड इनिशिएटिव, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं आपको इस ग्रीन कार्ड इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी इस आर्टिकल को समझने के पहले। तो देखिए,
ग्रीन कार्ड एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए यहाँ पर बनाया गया है जो कि ट्रेडेबल कमोडिटीज़ के बारे में काम करेगा, जिनको यहाँ पर खरीदा या बेचा जा सकता है किसी भी डोमेस्टिक मार्केट में। इसका मुख्य उद्देश्य है जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सभी को इंसेंटिव बेस्ड कोऑपरेटिव प्राइवेट एंटिटीज़ की सहायता से बढ़ाना। इसको शुरुआत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और इसको यहाँ पर मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के थ्रू लाया गया है ताकि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, ये सभी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इसके तहत ही इसको ग्रीन कार्ड रूल 2023 के लिए यहाँ पर लेकर आया गया है, और साथ ही इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में हम बात करें हैं 1986 के तहत सुरक्षा भी प्रदान की गई है। अलॉन्ग विद दैट हमें एक और चीज़ समझनी होगी कि इंडिया यूएई हर क्षेत्र में यहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन और डिप्लोमेटिक टाइज की बात करें, चाहे आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें जैसे G20s में हमें देखने के लिए मिला है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम ऑनर्स की बात करें तो ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू यूएई इन अगस्त 2019 इनको यूएई के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जैद यहाँ पर दिया गया था। वहीं जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था इंडियन रिपब्लिक डे परेड 2017 में। वहीं अगर हम बात करें तो पीपल टू पीपल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रेमिटांस यहाँ पर देखने मिलता है, कल्चर एक्सचेंज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक एक्सेप्शनल जेस्चर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को यहाँ पर दिखा रही हैं। इसके लिए एक और बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास है 2019 में जब यूएई ने होस्ट किया था ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। इंडिया की जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थी लेट सुषमा स्वराज जी, इनको इनवाइट किया गया था एज अ की नोट स्पीकर ऑफ ऑनर डिस्पाइट ऑब्जेक्शन फ्रॉम द सर्टेन नेशन, एंड आई गेस आपको समझ में आ गया होगा हम किन नेशंस की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सिमिलरली इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भी अबू धाबी फेस्टिवल 2018 में अगेन बुलाया गया था। दोनों नेशंस यहाँ पर कोलैबोरेशन करते हैं ग्लोबल स्टेज पर, एजुकेशनल टाइज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। आईआईटी दिल्ली, दुबई, अबू धाबी कैंपस यहाँ पर क्रिएट किया गया था। यूएई कॉन्सुलेट हैदराबाद में क्रिएट किया गया ताकि दोनों कंट्रीज़ के जो टाइज हैं डिप्लोमेटिक टाइज उनको स्ट्रेंथनिंग किया जा सके। साथ ही इंडिया और यूएई बहुत क्लोज रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं जब I2U2 या फिर वेस्ट एशियन क्वाड की बात आती है। दोनों ही की अगर हम जिसके अंदर आपको पता है I2U2 या एशियन क्वाड की जब हम बात करते हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई इसके अंदर पार्ट बनते हैं। सो इनका जो कोलैबोरेशन है ये बहुत ज़्यादा रीजनल इनिशिएटिव, एक जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है उसको बढ़ाने के लिए भी काम करता है। साथ ही दोनों कंट्रीज़ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो IMEEC है ये चाइना के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक काउंटर आंसर भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो डिस्पाइट हमारे इतने सारे फ्रेंडली रिलेशन है बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ आपस में एक जैसे स्टेटमेंट नहीं दे पाती। जैसे आपको पता है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्दो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर एक्सेप्ट भी करती हैं, दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के जो ओपिनियन है कंट्रीज़ के उनको यहाँ पर सम्मान भी देती हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से रीजनल डिस्पैरिटीज़ हमें देखने मिलती हैं कंट्रीज़ के बीच में स्पेशली जब आप दो डिफरेंट रिलीजन की कंट्रीज़ यहाँ पर आप देख पाएंगे, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ कंट्रीज आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स ओपिनियन। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हम बात करेंगे आशा अप्लाई फॉर सेंट्रल हेल्थ कवर। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिन्हें हम आशास के नाम से जानते हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स को और हेल्पर्स को जो कि आयुष्मान भारत स्कीम में है इनको फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। समझिए आप, आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि जितनी भी आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और जितनी भी हेल्पर्स हैं आयुष्मान भारत स्कीम में इनको यहाँ पर फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें इस स्कीम की तो इसे ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करती है अप टू 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर फॉर पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज।
देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आधार डिटेल इनको लगभग मिल गई है, 23 लाख से भी ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, हेल्पर्स की, अलॉन्ग विद दी 3 लाख आशा वर्कर फ्रॉम दी वेरियस स्टेट। गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि भाई जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं जिनसे ये वंचित रह जाते हैं उसको प्रोवाइड करना, और साथ ही जो इनका महत्वपूर्ण काम है, जब हम आशा वर्कर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था प्रिवेंशन और मैनेज करने के लिए कोविड-19 को, ऐसे में उनके लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको यहाँ पर दूर करना विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। देखिए जब हम आशा वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत पिछले कई दशकों से आप देखेंगे तो दे आर सफरिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कभी बात आ जाती है पेमेंट की, कभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ की। ऐसे में देखिए जब हम कम्युनिटी लेवल केयर की बात कर रहे हैं, जब हमारा बहुत बड़ा फोकस है कि हमें ग्राउंड लेवल से देखिए प्रिवेंशन करना है, तब आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो व्यक्तियों से डायरेक्टली यहाँ पर जुड़े होते हैं। अब अगर हम बात करें तो लगभग हमारे पास दिसंबर 31 2023 तक 13 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और 10 लाख से भी ज़्यादा आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेक्टर में इनका। वहीं अगर हम बात करें तो कंट्री ऑल्सो हैज़ 9.83 लैक्स आशास पोजीशनिंग, जहाँ पर जो कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर हम बात करें तो देखिए आयुष्मान भारत कवर करता है लगभग 55 करोड़ इंडिविजुअल को, जिसके अंदर 12 करोड़ फैमिलीज हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। बहुत सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो वो पीएमजे को यहाँ पर एक्सपांड करती हैं उनके बेनिफिशियरीज को। ऐसे में गवर्नमेंट ने भी इशू किए हैं लगभग 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड लगभग दिसंबर 2023 के अंतर्गत। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट फोकस किया जा रहा है कि जितने भी हमारे देश में, जब हम बात कर रहे हैं कि 6.11 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन है, जिसके अंतर्गत लगभग 78,188 करोड़ रुपीज़ हैव बीन ऑथराइज्ड अंडर द पर्टिकुलर स्कीम। ऐसे में अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन सारे कार्यकर्ताओं की, इन सारे लोगों की सुरक्षा के बारे में यहाँ पर बात करना। चलिए बात करते हैं हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। देखिए जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में तो आपको सबसे पहले तो इसका पूरा नाम याद रखना है। एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसे एक तरीके की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जितनी भी हमारे मैक्सिमम लोग हैं उनको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसको अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2018 को और ऑफिशियली इसने 28 सितंबर 2018 से काम करना चालू कर दिया था। मुख्य उद्देश्य जैसा मैंने आपको बताया, जितनी भी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस फैमिली हैं, जिनको हेल्थ केयर सर्विसेज से जो दूर रह गई हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल हार्डशिप, ऐसे में इन सभी को यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर से लेके क्रिटिकल बीमारियों तक की सुरक्षा प्रोवाइड कराना इस पर्टिकुलर स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ये लगभग 100 मिलियन फैमिलीज़ को, यहाँ पर 500 मिलियन से ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ आपको इसके अंतर्गत देखने मिल जाएंगे, जो कि विश्व में एक सबसे बड़ा नंबर क्रिएट करता है। साथ ही अगर हम बात करें कि किस तरीके की फाइनेंशियल एड यहाँ पर दी जाती है, तो देखिए इस स्कीम में जितनी भी एलिजिबल फैमिलीज़ होती हैं उनको 5 लाख रुपए प्रत्येक फैमिली प्रत्येक साल यहाँ पर आप देखेंगे एक हेल्थ कवरेज दिया जाता है, जिसके अंतर्गत मेडिकल, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, इन सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम की बात करें तो इसके अंतर्गत एक वाइड नेटवर्क ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया जाता है, जिनको किसी भी बेनिफिशियरी को यहाँ पर मना नहीं करना है कि भाई हम आपको यहाँ पर एडमिट नहीं करेंगे इफ़ दे हैव पीएम जय कार्ड। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके अंतर्गत आते हैं, दे हैव टू फुलफिल ऑल द नेसेसिटी चीज़। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए जब भी आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, आपको इमीडिएट कैश की ज़रूरत है। पीएमजे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण काम करती है, ये स्कीम एक कैशलेस बेसिस पर काम करती है। दैट मीन्स बेनिफिशियरी डू नॉट हैव टू पे फॉर द covered services at the time of treatment. The payment are directly settled between the government and the empaneled hospital, which means you don't have to pay anything in the beginning. जितनी भी चीज़ें होंगी वो गवर्नमेंट और पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बीच में डायरेक्टली सेट की जाएंगी। हालांकि आप देखेंगे तो जितनी चीज़ें ये अच्छी हमें दिखती हैं स्कीम्स में पढ़ने में, प्रैक्टिकलिटी में ये उतनी ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, बिकॉज कई बार हॉस्पिटल्स इतने रूल्स गिना देते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि व्हाट वी शुड डू। चलिए आगे अगर हम यहाँ पर बात करें
नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, सो विच इज़ रिलेटेड विद द पैटर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट्स वर्ल्ड पर्टिकुलर लेवल। देखिए, बहुत सारी वार्निंग यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी जब हम बात करते हैं 2023 की। क्लाइमेट डिज़ास्टर, हमने वाइल्ड फायर्स भी देख लिए, साइक्लोन्स भी देख लिए, ड्रॉट्स भी देख लिए, फ्लड्स भी देख लिए। ऐसे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा टाइम पीरियड रहा है, एल नीनो का टाइम पीरियड रहा है, वार्मिंग पैराडिम हमें देखने के लिए मिल गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। अब अगर हम बात करें, जो हमारा थ्रेश होल्ड गेन है सिग्निफिकेंट, जो कि यूजुअली हमारा जो एम्बिशियस टारगेट था कंपेयर टू द इनिशियली प्रोसेस 2 डिग्री सेल्सियस, वो कहीं ना कहीं हम उसके आसपास पहुंच जाएंगे। देखिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेश होल्ड यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में आफ्टर द नेगोशिएशन अमंग मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क्स कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। इसके अंतर्गत जो ओरिजिनली प्रपोज 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसे यहाँ पर यूरोपियन पॉलिटिशियंस ने बहुत इजी एम माना था 1990s में, उसको यहाँ पर रखने की बात की गई थी। 2023 में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिसकी वजह से हम देखेंगे कहीं एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो थ्रेश होल्ड है, क्या हम इसे क्रॉस कर चुके हैं, या जो 2 डिग्री सेल्सियस का कहीं ना कहीं हमारे पास थ्रेश होल्ड था, हमने उसे मजाक में ले लिया था। एक स्टडी पब्लिश हुई थी February 5 को, जिसने यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, एंड दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इस स्टडी को यहाँ पर कंडक्ट किया गया था बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड द US, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि अर्थ का जो सरफेस है, इट हैज़ ऑलरेडी वार्म्ड बाय मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज पर प्री इंडस्ट्रियल लेवल। हालांकि ये जो स्टडी है, इसकी कुछ अपने आप में लिमिटेशन भी है। ये यूजुअली वार्मिंग डेटा के ऊपर आधारित है फ्रॉम वन लोकेशन एंड एक्सट्रापोलेटिंग टू इट्स प्रेजेंट ग्लोबल मीन टेम्परेचर ट्रेंड। यहाँ पर एक शब्द को इस्तेमाल किया गया विच इज़ दी पैलियोथर्मोमेट्री एंड पैलियोप्रॉक्सीज। ये जो स्टडी है, यहाँ पर इसको यूटिलाइज किया गया पैलियोथर्मोमेट्री के द्वारा। एक टेक्निक है जो रिलाई करती है ऑन दी पैलियोप्रॉक्सीज, विच मीन्स केमिकल एविडेंस जिनको स्टोर किया गया है अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर्स में, लाइक कोरल्स, स्टैटिसलाइट्स की बात करें, स्टेलेग्माइट्स की बात करें, आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कई बार डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ की वजह से केव्स में, जिन्हें हम स्टेलेसाइट्स या स्टेलेग्माइट बोलते हैं, ताकि पुराना जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पर मेजर किया जा सके। वाइल इंसाइटफुल, ये जो प्रॉक्सीज हैं, ये केवल और केवल एक डायरेक्ट एविडेंस हमें टेम्परेचर चेंज का यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। कंपेयर्ड जो बेसलाइन टेम्परेचर है उसको यहाँ पर मेजर नहीं किया जा सकता। सो पैलियो प्रॉक्सीज यहाँ पर डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाती टेम्परेचर के बारे में, रादर ये एक तरीके का इंडिकेटर्स होती हैं कि पास टेम्परेचर क्या रहा है और उसके चेंजेस किस तरीके से हमें देखने के लिए मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली कैलिब्रेट किया जाता है केमिकल कंपाउंड्स को अलग अलग चीज़ों के अंदर, और आप सभी को पता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट डिफरेंट टेंडेंसी, वेदर इट इज़ चाहे कि एक टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की बात हो या उसे एमिट बैक करने की बात हो। चलिए आगे अगर हम बात करें तो एक कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन वार्मिंग इवेंट्स की इसके अंदर स्टडी के अंदर मिसिंग है। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि हम ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेश होल्ड यहाँ पर खो चुके हैं, लेकिन कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन हमारे पास इसके लिए देखने के लिए नहीं मिलती। कोई भी एक इंसाइट यहाँ पर नहीं है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या वार्मिंग इवेंट किस तरीके से रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन स्पेसिफिक डिजास्टर से क्या संबंधित है, इसके बारे में कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिल सकती। सो ये जो पैटर्न है ग्लोबल वार्मिंग का, स्पेशली इन द रिलेशन टू द थ्रेशोल्ड एक्सीडेंस रिमेन अनएक्सप्लेन्ड, विच मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी एक जगह पर कोई एक पर्टिकुलर इवेंट होना शायद उस पर्टिकुलर जगह की वार्मिंग से तो रिलेटेड हो सकता है, लेकिन हम उसे वर्ल्ड लेवल पर मेजर नहीं कर सकते। ऐसे में जब हम एल नीनो जैसे अनयूजुअल पैटर्न्स की बात करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, इंडियन मानसून के लिए अगर हम बात करें, तो इनके बारे में भी कोई खास जानकारी, इनके इम्पैक्ट के बारे में भी कोई खास जानकारी हमें देखने के लिए नहीं मिल पाती है। चलिए अब एक बहुत अच्छा टर्म जो आज हमने पढ़ा है विच इज़ दी पैलियोथर्मोमेट्री एंड पैलियोप्रॉक्सीज, बहुत अच्छा टर्म है, इसको यहाँ पर हम बहुत डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए
सो पैलियो थर्मोमेट्री या पैलियो प्रॉक्सीज, देखिए जहाँ पर भी पैलियो शब्द लग जाता है ना, इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए ये है पुराना। ये जो टर्म है ये पैलियो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है, साइंस का एक ऐसा फील्ड जो कि पहले पास्ट में क्या क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या रह चुकी है उसके बारे में जानकारी देता है। इस टर्म को यूजुअली यूज़ किया जाता है ये समझने के लिए कि प्राचीन समय में हमारा टेम्परेचर किस तरीके था, हमारा क्लाइमेट का पैटर्न क्या था, और एक पर्टिकुलरली जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ साथ, एक टाइम पीरियड के साथ साथ किस प्रकार के परिवर्तन हमने यहाँ पर फेस किए हैं। वहीं एक दूसरा टर्म था पैलियो थर्मोमेट्री। समझिए, पैलियो थर्मोमेट्री का मतलब होता है एस्टिमेशन लगाना। जैसे थर्मामीटर पे आप क्या कर रहे हैं, आप मेजरमेंट कर रहे हैं, इसी तरीके से पैलियो थर्मोमेट्री का मतलब क्या हो गया, पास्ट का जितना भी टेम्परेचर रहा है उसका एस्टिमेशन करना या उसका मेजरमेंट करना पैलियो थर्मोमेट्री कहलाता है। बहुत सारी मेथड्स यहाँ पर की जाती हैं ताकि एंशिएंट टेम्परेचर को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सके। इसी तरीके से एक और टर्म हमने पढ़ा था विच इज़ दी पैलियो प्रॉक्सीज। पैलियो प्रॉक्सीज का मतलब अगेन ये पूरा का पूरा वर्ड स्टैंड करता है पैलियो क्लाइमेटिक प्रॉक्सीज, जो कि एक इंडिकेटर है, एक सब्सटेंस है। जितनी भी हमारे नेचुरल आर्काइव्स होते हैं इनका पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशन क्या थी, वर्तमान कंडीशन क्या है, उसके आधार पर एक परसेप्शन क्रिएट करना, एक जजमेंट लेकर आना। सो ये जो प्रॉक्सीज होती हैं इनके बहुत सारे इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं, जैसे टेम्परेचर क्या था, प्रेसिपिटेशन कितना हुआ होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या थी, क्या कंडीशन रही होगी, ये पैलियो प्रॉक्सीज की बात यहाँ पर की जाती है। साइंटिस्ट यूजुअली इस प्रॉक्सीज को बहुत सारी चीज़ों से जज करते हैं, जैसे आई स्कोर। आई स्कोर ड्रिल यहाँ पर की जाती है ग्लेशियर में। आई शीट एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमारे पास्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में, हमारा क्या टेम्परेचर रहा है, क्या ग्रीन हाउस गैसेज रही हैं। इसी के साथ आपने कई बार देखा होगा पेड़ों पे कुछ रिंग्स बनी होती हैं, तो ट्री रिंग्स कितनी वाइड हैं, कितनी डेंस हैं, ये यहाँ पर इंडिकेट करती हैं अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन को। चाहे हम टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं या पेड़ के बड़े होने की बात करते हैं, उसकी एज को भी ट्री रिंग्स के आधार पर देखा जाता है। इसी के साथ जो सेडिमेंट्स की लेयर होती है इट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेडिमेंट्स का जो कोर होता है, चाहे हम लेक्स में से बात कर लें, केव्स में से बात कर लें, सो वाटर, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉक्सीज जैसे पॉलन, माइक्रोफॉसिल्स, आइसोटोप्स यहाँ पर होते हैं, जो कि एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। शायद ये जम गए होंगे सेडिमेंटेशन, लिथिफिकेशन के प्रोसेसेस के थ्रू। इसी तरीके से अगर हम कोरल्स की बात करें, आपको पता है सी सरफेस पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलिप्स डेथ होते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर जमा हो जाते हैं, और फाइनली कोरल कॉलोनीज यहाँ पर बनती हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा टाइम पीरियड ले सकती है, मिलियंस ऑफ ईयर ले सकती है डेवलप होने में। और ऐसे में जो भी चीज़ें यहाँ पर जमा हो गई हैं लिथिफिकेशन के थ्रू, जो यहाँ पर जमा हो चुकी हैं कोरल कॉलोनीज में, उनकी भी स्टडी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर सी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कोरल्स यहाँ पर लीच हो जाएंगी, वो यहाँ पर ख़त्म होने लगेंगी। सो अगेन ये सी सरफेस टेम्परेचर की बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। नेक्स्ट इज़ द फॉसिलाइज्ड पॉलन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉलेंस का, जो सेडिमेंट्री लेयर्स में हमें देखने के लिए मिलता है, वो हमारी पुराना वेजिटेशन क्या रहा है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रही है, क्या केमिकल चेंजेस इसके अंदर रही हैं, ये भी देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ जो हमारे स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, जैसे आइसोटोप्स का जो आइसोटोप रेशन जो होता है, एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें अगर हम बात करें तो आप जो यूजुअली हमें केव फॉर्मेशन के साथ ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ये भी हमारी पास्ट कंडीशन को बता सकते हैं। साथ ही फोरामिनिफेरा एक माइक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिज्म है, जो कि फोरामिनिफेरा जिसको हम बोल रहे हैं एक तरीके का, ये भी हमें देखने मिलता है। ये एक प्रॉक्सी के रूप में सर्व करता है फॉर ओशन टेम्परेचर एंड केमिस्ट्री व्हेन देयर शेल्स आर एनालाइज्ड। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चलिए बात करें इंडिया के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में। सो इसने यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड हमें दिखाया है, जो कि
20.25% यहाँ पर बढ़ गया है कंपैरेटिव टू 19.4% जो कि हमें पिछले साल देखने के लिए मिला था। अगर हम बात करें तो ये डेटा यहाँ रिलीज किया गया है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया विच शोज अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन इन द टैक्स रेवेन्यू। देखिए, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम टैक्स की बात करें सो इसके अंदर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स with a 26.91% increase in PIT collection again shows very important CIT inflow। चलिए बात करें कि अगर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा राम कथा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। नाउ आवर फोकस शुड बी डायरेक्टली ऑन व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स। देखिए, जब भी डायरेक्ट टैक्स की बात की जाती है तो ये एक तरीके का किसी भी व्यक्ति, किसी भी बिजनेस, किसी भी असेट, किसी भी संपत्ति के ऊपर सीधा प्रत्यक्ष रूप से आरोपित किया जाता है। दैट मीन्स अगर आपके ऊपर किसी तरीके का टैक्स लगाया है तो आपके अलावा कोई व्यक्ति उसको यहाँ पर नहीं दे सकता। सो अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति पर ये डायरेक्टली लगाया जाता है, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस यूजुअली एक तरीके की आपकी जितनी कमाने की क्षमता है, जितना आप कमा रहे हैं उसके आधार पर ही तय किया जाता है कि जितना हायर इनकम होगी उतना ही उस आधार पर, उतनी ही वेल्थ के आधार पर यहाँ पर टैक्सेस को डिसाइड किया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, डायरेक्ट टैक्सेस को यूजुअली हमारी इनकम, हमारे प्रॉफिट्स या असेट्स पर लगाया जाता है। सो दैट मीन्स आप जो कमा रहे हैं, चाहे आप वो शेयर मार्केट के थ्रू कमा रहे हैं या आप कहीं नौकरी पेशे या व्यापार के थ्रू कमा रहे हैं, उसके ऊपर जो टैक्स यहाँ पर लगाया जाएगा वो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स होगा। इसी के अलावा आपकी कोई संपत्ति है, उस पर अगर आप किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इसको भी हम पर्टिकुलर डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत रखते हैं। कौन कौन से टैक्सेस के अंदर आ जाते हैं तो देखिए, इनकम टैक्स जो कि सबसे कॉमन टाइप हो जाता है डायरेक्ट टैक्स का। दूसरा अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। कोई भी बिजनेस है या कॉर्पोरेशन है, अगर वो किसी भी प्रकार की यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करता है तो उसके ऊपर एक टैक्स इन्हें गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसी के अलावा एक और टैक्स होता है विच इज़ द कैपिटल गेन टैक्स, विच मीन्स आप स्टॉक मार्केट में जो पैसे लगा रहे हैं, रियल एस्टेट में आपने जो पैसा लगाया है या जो इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब किसी भी तरीके की पूंजी पे आपने जो फ़ायदा लगाया है, चाहे उसे बेचकर या उसमें इन्वेस्टमेंट कर कर आप उसके ऊपर जो यहाँ पर पेमेंट करते हैं वो कैपिटल गेन टैक्स होता है, जो कि लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। इसी के अलावा वेल्थ टैक्स की अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति की जो नेट वेल्थ है या जो एसेट है उसके ऊपर भी ये टैक्स लगाया जाता है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ ऑल्सो वन टैक्स विच इज़ द गिफ्ट टैक्स। सो गिफ्ट टैक्स यहाँ पर अगर आप किसी भी प्रकार की संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर दी जा रही है ना, उसके ऊपर ये लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है इसको देखिए, ताकि कई बार हम टैक्स से ऐसा ना हो कि बच जाएं, हमारे नाम पर कोई संपत्ति हम दूसरे के नाम पर कर दें और उससे बच जाए, तो उस ऐसी लूप होल्स को हटाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर गिफ्ट टैक्स भी लगाती है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डेज के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। वन इज रिलेटेड विद द इंडिया UAE रिलेशनशिप, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से लेकर। वट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आप DNR से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है आपको, तो आप मुझे pragyapande@rausacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.